डायमेंशनल फार्मूला। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डायमेंशनल फार्मूला? तो डायमेंशनल फार्मूला की सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंस होती है वो क्या होती है? इसका सेंस ये होता है कि हाउ टू एवरी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फंडामेंटल यूनिट्स। इसका सेंस क्या होता है कि कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है उसको फंडामेंटल यूनिट्स में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो आज का टॉपिक मेरा जो है वो है डायमेंशनल फार्मूला। चलो देखते हैं फिर। अब इसके यूनिट में सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा कि जब फंडामेंटल यूनिट्स की बात करते हैं, हमने पीछे बात किया था, जैसे हम लेंथ की बात करते हैं तो वहाँ पे मीटर की बात बोलते थे कि मीटर होता है उसकी यूनिट। हम मास की बात करते थे तो केजी है। वैसे यहाँ पे जैसे जब भी हम लेंथ के टर्म में, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उस चीज़ को हम दिखा रहे हैं। जैसे लेंथ दिया गया तो यहाँ यल से शो करेंगे। एंड मास की बात होती है तो मास को यम से करेंगे। यहाँ से ध्यान देना, टाइम की बात जब भी होती है तो टाइम की बात यहाँ से क्या कहते हैं, टाइम टी से करेंगे। और यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट, जब भी बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ से ए से करते हैं। क्या करते हैं? ए से करते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि यल बी द आल्सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेंथ, यम बी द ऑफ मास, और ए किसका होता है? इलेक्ट्रिक करंट का होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अब डायमेंशनल फार्मूला को कैसे आगे लेकर के चलते हैं, एक छोटी छोटी सी बातों को लेकर के आगे चलते हैं। जैसे किसी भी प्लेट की एरिया निकालनी हो, किसी रेक्टेंगुलर प्लेट की एरिया निकालनी हो, तो एरिया इज इक्वल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। बट अगर देखा जाए लेंथ, ये भी इसका मेजरमेंट भी यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या कहते हैं? लेंथ ही। तो इसको जो डिनोट करते हैं यल को, यल से ही करते हैं, और वी को जो करते हैं वो भी यल से ही करते हैं। ठीक है ना? क्योंकि हम बोलते हैं विड्थ अगर 5 मीटर है, लेंथ 15 मीटर है, तो दोनों की जो यूनिट है वो सेम है। और जब दोनों की यूनिट सेम है तो यहाँ पे दोनों को क्या डिनोट किया जाएगा? किससे? यल से। और इसको फाइनली लिखते हैं यल क्यूब, यल स्क्वायर। ध्यान देना। वैसे ही आगे जैसे चलते हैं वॉल्यूम के टर्म में, कि वॉल्यूम का फार्मूला, तो बेटा यू नो दैट यल इंटू वी इंटू एच, और इन तीनों को यल से ही डिनोट करते हैं। अगर यहाँ पे देखते हैं यल यल यल, तो इसको जो लिखने का तरीका होता है वो यल क्यूब हो जाता है। क्लियर ना? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? अब इसके बाद जैसे यहाँ से एरिया हुआ, वॉल्यूम हुआ, इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्पीड की, बात करते हैं स्पीड की, तो स्पीड इज इक्वल क्या होता है? यहाँ से डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो, जैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात करते हो तो डिस्टेंस को किस में मेजरमेंट किया जाता है? लेंथ के टर्म में। तो यहाँ पे यल हो जाएगा। डिवाइडेड बाई टाइम को किस में किया जाएगा? टी में किया जाएगा, यल बाई टी। इसको फाइनली लिखते हैं यल टी इनवर्स। क्या लिखते हैं? यल टी इनवर्स, ये चीज़ लिखते हैं। और आपको एक चीज़ पता होता है, जो स्पीड होती है, स्पीड की जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वही वेलोसिटी का भी होगा। किसका होगा? वेलोसिटी का भी वही होगा। अब हमारे मन में यहाँ पे, क्योंकि आपको पता होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, बस वहाँ पे जहाँ पे वेलोसिटी की बात होगी वहाँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा, जहाँ स्पीड की बात होगी वहाँ डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। क्लियर ना? तो यहाँ से अब ध्यान देना, हम डायमेंशनल फार्मूला इन दोनों की सेम होती है। इसके आगे थोड़ा सा चलते हैं तो यहाँ से एक्सीलरेशन की बात करते हैं। और जैसे ही एक्सीलरेशन के टर्म में आते हो तो एक्सीलरेशन बोलता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। किसकी बात कर रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मीन्स यहाँ पे जो वेलोसिटी की बात, वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टी के टर्म में चल रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के टर्म में। तो यहाँ से जो वेलोसिटी का फार्मूला होता है वो एल टी इनवर्स, मैं डायरेक्ट यहाँ से रख लेता हूँ, एल टी इनवर्स डिवाइडेड बाई टी। बेटा जो ये डिनोमिनेटर है जब न्यूमरेटर के फॉर्म में जाएगा तो ये हो जाएगा एल टी स्क्वायर। क्लियर ना?
यहाँ से कोई दिक्कत? अब यहाँ से जब कोई दिक्कत नहीं तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब इसके आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे फोर्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फोर्स। F, और F इज इक्वल क्या होता है? mg। अब यहाँ से देखो फोर्स की बात, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? ये सारे डायमेंशनल फार्मूले यहाँ पे निकल रहे हैं, ये डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे निकला, ये चीज़, ये सब डायमेंशनल फार्मूला होता है। अब यहाँ से F इज इक्वल mg, mg का सेंस क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब है तो एक्सीलरेशन ही, अब चाहे जिसके कारण हो, तो यहाँ पे मास इंटू एक्सीलरेशन, मास को किससे डिनोट करते हैं? m से। एक्सीलरेशन, अभी बेटा एक्सीलरेशन का फार्मूला हम यहाँ से निकाले, Lt-2, यहाँ से आ जाता है। तो अगर इसको देखते हैं तो mLt-2, तो यहाँ से फोर्स का जो फार्मूला होता है, जो डायमेंशनल फार्मूला, वो ये हो जाता है। क्लियर ना? कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे फोर्स का हो गया, अगर यहाँ पे वर्क का होता है, अब यहाँ से वर्क का या वर्क डन की बात करते हो, जब वर्क डन की बात करते हैं तो यहाँ वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब चाहे इसको एक्सपेंड करो फोर्स को, और चाहे डायरेक्ट फार्मूला रख दो mLt-2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? mLt-2, ये चीज़ हो जाती है यहाँ पे, r इंटू डी एज अ डिस्प्लेसमेंट हियर। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? L। तो इसका फाइनली हमें क्या मिल रहा है बेटा? यहाँ से mL2t-2, ये चीज़ यहाँ से निकल के आती है। दिख रहा है पीछे तक? क्लियर? यहाँ से इसकी डायमेंशनल फार्मूला निकल करके आता है। ठीक है ना? अब आगे चलते हैं, ध्यान आगे यहाँ पे, जैसे W इज इक्वल एफ डॉट डी, यहाँ से ये आ गया। अब इसके बाद वर्क डन का वहाँ से निकल गया। वर्क डन के बाद जैसे हम आगे चलते हैं, पावर पे बात करते हैं। पावर का डायमेंशनल फार्मूला, देन यू नो दैट पावर का क्या होता है? रेट ऑफ वर्क डन, W/T। ठीक है ना? क्या होता है? रेट ऑफ वर्क डन। तो इसका क्या हो जाएगा? mL, अब इसका डायरेक्ट वहाँ से रख देते हैं, mL2t-2 डिवाइडेड बाई T। अब यहाँ से भैया जो T ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा mL2t-3, ये पावर का डायमेंशनल फार्मूला हो जाता है। ठीक है ना? और एक चीज़ ध्यान देना, हम लोग छोटी क्लासेस से भी पढ़ते हुए चले आए कि वर्क डन की, जब भी एनर्जी की बात, अब इसी के आगे थोड़ी सी बात करते हैं एनर्जी की। जैसे यहीं से हम देख लेते हैं एनर्जी के टर्म में कि व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी आर, व्हाट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी। तो भैया एनर्जी को हमने डेफिनेशन हम लोग पढ़ते चले आए कि द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, बड़े सिंपल से लैंग्वेज में कार्य करने की क्षमता को एनर्जी बोलते हैं। इसका सेंस क्या होता है? ध्यान देना कि जो वर्क डन का, यहाँ पे जो वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला होता है वही एनर्जी का भी होता है। क्या होता है? एनर्जी का भी होता है। अब वो एनर्जी चाहे जैसी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो और चाहे काइनेटिक एनर्जी हो। चलो इसको हम प्रूफ करके भी दिखा देते हैं। हमने कहा जो डायमेंशनल, जो वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला होता है वही एनर्जी की भी होती है। अब वो एनर्जी किसी भी टाइप की एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक हो चाहे पोटेंशियल। चलो पोटेंशियल के टर्म में ले लेते हैं। अगर हम बात करते हैं mgh, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। बेटा m एज अ मास हियर, g एज अ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h एज अ हाइट हियर। अब यहाँ से क्या करते हो, इसको कैसे लिखते हो? डायरेक्ट लिखते हैं m। अब यहाँ से g का टर्म जो आ गया, देखो इसके टर्म में g का मतलब यहाँ से एक्सीलरेशन, और बेटा एक्सीलरेशन का फार्मूला यहाँ से आपको निकल के LT इनवर्स Lt-2, और उसके बाद उसके आगे चलते हैं h हाइट L। फाइनली हमें क्या मिल रहा है? यहाँ से देखो फाइनली हमको मिल गया mL2t-2, ये चीज़ mL2t-2। तो जो वर्क डन की डायमेंशनल फार्मूला होती है वही क्या होती है? वही यहाँ पे एनर्जी की भी डायमेंशनल फार्मूला होता है। क्लियर ना? कोई डाउट यहाँ पे? तो इतना रहा ये वर्क डन का। अब इसी के आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना इसी पे, कि हम अगला जो डायमेंशनल फार्मूला निकालने चल रहे हैं वो निकालने चल रहे हैं यहाँ से करंट का, सॉरी हम चार्ज का।
चलो अगर चार्ज की बात करते हो, अभी आगे ऐसे चलते हैं। चार्ज को अगर हम 12th में, आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो, वहाँ पे जो चार्ज Q इज इक्वल होता है वो होता है IT, वेयर I एज अ करंट हियर, इलेक्ट्रिक करंट, T एज अ टाइम। तो यहाँ पे अभी मैंने कहा कि जो करंट के लिए होता है वो क्या होता है, A होता है, T के लिए क्या होता है, T होता है। तो यहाँ से जो भी चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला होगा वो क्या होगा, AT होगा। क्लियर। अब आगे देखो, उसके आगे हम चलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे। किस पे चल रहे हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब अगला जो हमारा रहेगा वो चलेगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, याद रखना। तो यहाँ से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के टर्म में इसको देखो कैसे निकालते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के टर्म में। तो यू नो दैट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स से हम इस फार्मूले को लेते हैं कैपिटल G, यहाँ से m1 m2 बाई r स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। वेयर G बी द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हमें डायमेंशनल फार्मूला किसका निकालना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकालना है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इज इक्वल क्या लिखोगे यहाँ पे, F डॉट R स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2, वेयर m1 m2 बोथ आर मास हियर, ठीक ना, ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। भैया अब यहाँ से फोर्स का क्या हो जाएगा, फोर्स का हुआ ml2, यहाँ से सॉरी फोर्स का देखो mlt-2, ध्यान देना फोर्स का mlt-2। क्लियर, ये चीज़ हो गया। अब इसके आगे r का, r एज अ रेडियस हियर, r एज अ डिस्टेंस हियर, डिस्टेंस। क्लियर, तो डिस्टेंस का मतलब हो गया l2 डिवाइडेड बाई m1 मीन्स m और नेक्स्ट m। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा और एक m यहाँ पे है न्यूमरेटर पे, तो यहाँ पे 2m डिनोमिनेटर है। जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m इनवर्स, ठीक है ना, m इनवर्स l क्या हो जाएगा, l क्यूब, m इनवर्स l क्यूब t-2। ये चीज़ हो जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फार्मूला, ठीक है ना। किसका आ जाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फार्मूला। ये यहाँ से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फार्मूला, यहाँ से अभी आप लोग पढ़े हो प्लैंक्स कांस्टेंट की बात जब करते हो तो वहाँ से कांस्टेंट, या फिर आप यू बोल सकते हो, हाँ प्लैंक कांस्टेंट का निकालना है। तो यहाँ से जो फार्मूला होता है मेरा वो होता है E बराबर एच न्यू, E बराबर एच न्यू, वेयर न्यू बी द फ्रीक्वेंसी। अच्छा, जब यहाँ फ्रीक्वेंसी की बात आई तो उससे पहले तो मुझे फ्रीक्वेंसी की पता कर लेना चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन अ 1 सेकेंड। या फिर आप बोलते हो फ्रीक्वेंसी को, जब भी फ्रीक्वेंसी जस्ट रेसिप्रोकल होती है किसकी, टाइम पीरियड की। अच्छा, टाइम पीरियड और यहाँ पे जब बात आ गई तो इससे पहले हम फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में डिफरेंस बता देते हैं। फ्रीक्वेंसी जो होती है द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन अ 1 सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन अ 1 सेकेंड। अब टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड इज दैट टाइम इन विच वन ऑसिलेशन इज कंप्लीटेड, इन विच वन ऑसिलेशन इज कंप्लीटेड, ठीक है ना। ए यहाँ से F इज इक्वल 1/t होता है, तो t एज अ टाइम हियर। अब इसका जो फ्रीक्वेंसी का यहाँ से देखोगे, फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है t इनवर्स होता है। क्या होता है, t इनवर्स होता है। क्लियर, कोई डाउट। अब देखो यहीं से E बराबर एच न्यू की जब बात करते हो तो E बराबर एच न्यू, एच बी द प्लैंक कांस्टेंट, E एज अ एनर्जी हियर, न्यू बी द फ्रीक्वेंसी। तो भैया इसको कैसे लिख सकते हो, H इज इक्वल E बाई न्यू। अब E का सेंस हो गया एनर्जी, एनर्जी का सेंस हो गया वर्क डन। अब वर्क डन के टर्म में यहाँ से ml2t-2, फ्रीक्वेंसी यहाँ से क्या t इनवर्स हो जाएगी, ठीक ना। अभी जब t इनवर्स ऊपर जाएगी तो यहाँ से ml2 और यहाँ से t
ए माइनस था, यहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो एक प्लस यहाँ -2 + 1 क्या हो जाएगा -1। अब ये यहाँ से क्या आ जाता है, ए प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला आ जाता है। क्लियर। अब आगे देखते हैं कि हम जो चल रहे हैं, अब आगे कुछ और डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए। बस डायमेंशनल फार्मूला निकालते समय इसको बस एक ही चीज़ याद रखना कि उसकी यूनिट मुझे पता होनी चाहिए। उसकी यूनिट या उसका फार्मूला मेरे को पता है तो मैं इजी वे में उसको निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। अब आपके सामने दिया गया है 3-4 पॉइंट, स्ट्रेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड कंडक्टेंस। देखो अभी इसमें कुछ चीज़ें नई भी दिखती हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस। जैसे स्ट्रेस के टर्म में बात करते हैं तो चलो ठीक है, स्ट्रेस से ही हम लेकर के आगे चलते हैं। तो बेटा जो स्ट्रेस होता है इसका सेंस होता है कि फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया। लेकिन अब यहीं से दिमाग में भी आता है कि प्रेशर मीन्स भी क्या होता है कि फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया होता है। तो यस यू आर राइट, दोनों मीन्स, स्ट्रेस मीन्स भी फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया होता है और प्रेशर मीन्स भी फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया होता है। लेकिन स्ट्रेस जो होता है वो किसी बॉडी के इंटरनल, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, किसी दोनों बॉडी के, यहाँ पे दोनों बॉडी के इंटरनल लगता है और जो प्रेशर होता है वो किसी बॉडी के एक्सटर्नल लगता है। यही इतना डिफरेंस होता है। और उसके बाद इसको अभी हम जब पढ़ते चलते हैं 11th के बीच के चैप्टर में आता है यहाँ पे, तो इसके बारे में वहाँ पे डिटेल पढ़ते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम जान करके चलते हैं सबसे पहली चीज़ कि स्ट्रेस, चाहे हम स्ट्रेस की बात करें या प्रेशर की बात करें, तो वहाँ से क्या आता है हमें, फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया। क्या होता है, फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया। अब जब एरिया की बात यहाँ से आ गई तो ध्यान दो, फोर्स का सेंस हो गया m/L(T)-2। अब चाहे अगर आपको याद है तो डायरेक्ट रख सकते हो, नहीं याद है तो आप यहाँ से उसको एक्सपेंड कर सकते हो, निकाल सकते हो ऐसे करके सॉल्व करके। डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया का सेंस हो गया L2। यहाँ पे जो भी एरिया आएगी वो L/L, ठीक है ना, L2। तो इसके टर्म में देखिए अब यहाँ से क्या आ जाएगा, m। अब ये L2 ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस ऑलरेडी एक है तो यहाँ L इनवर्स T-2। ये चीज़ हो जाता है स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला। किसका हो जाता है, स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला। अब देखो इसके आगे आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म में चलते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है W/Q होता है। और अगर इसको W/Q की बात करते हैं तो ये W होता है कि जैसे वर्क डन है, ये क्या होता है, वर्क डन, चार्ज को ले आने ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है। ये फार्मूला एक्चुअली में ऐसे बनता है, W = QV से। यहाँ से क्या होता है, ये वर्क डन होता है, V एज अ पोटेंशियल डिफरेंस हियर, Q। तो इसके टर्म में हमने यहाँ से लिया कि V = W/Q। Q क्या होता है, चार्ज होता है। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ से इसके टर्म में जब हम W/Q का यहाँ पे V = W/Q के फार्मूले में, W होता है वर्क डन। अब वर्क डन का फार्मूला क्या है, m/L(T)-2। और बेटा Q मीन्स चार्ज हियर, इलेक्ट्रिक चार्ज। और चार्ज का अभी हमने पीछे निकाला AT, चार्ज का क्या होता है, AT होता है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हो तो V = जैसे इसको सिंप्लीफाई करते हो तो यहाँ से m और यहाँ से L2 और T जब ऊपर जाएगा तो T⁻⁻3 A इनवर्स, यहाँ से ये चीज़ आ गई V का, V आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमें दो चीज़ें यहाँ से मिल गई, एक दोनों का निकल गया। तीसरा होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की जब बात करते हो यहाँ से रेजिस्टेंस, तो यू नो दैट फ्रॉम ओम्स लॉ, इसके यहाँ पे इसका फार्मूला निकाल सकते हो बेटा। V = क्या होता है, IR। R = क्या होता है, V/I। V का मतलब होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहाँ से देखो, आप चाहे डायरेक्ट रख सकते हो, चाहे V को फिर से एक्सपेंड कर दो। अब अगर आपको डायरेक्ट यहाँ पे नहीं, आपको एग्जाम में तो एक्सपेंड ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्ट मैं सिस्टम से करते हुए चला आ रहा हूँ तो ऊपर वाला मिल जा रहा है। तो यहाँ से R = अब V की बात इलेक्ट्रिक, तो यहाँ से L2T-3 A इनवर्स डिवाइडेड बाई I। यहाँ से I का क्या हो जाएगा, AT, सॉरी I का एम्पियर, ओनली एम्पियर ही है, A
यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए ही रहेगा। अब जैसे ए के टर्म में आते हो इसको और सिंप्लीफाई करते हो, आर इज इक्वल, तो यहाँ से बेटा यम यल टू टी माइनस 3 और ए जब ऊपर जाएगा ए टू पावर माइनस 2, यहाँ से ए आ गया, ए रेजिस्टेंस का फार्मूला आ गया, यहाँ से ए रेजिस्टेंस का फार्मूला आ गया। क्लियर ना? अब जब रेजिस्टेंस भी हो गया तो कैपेसिटेंस क्या होता है, जो कैपेसिटेंस के टर्म में जैसे ही चलते हैं यहाँ से कैपेसिटेंस, अब कैपेसिटेंस, अब ये आपके लिए थोड़ा सा नया वर्ड आ जाता है, अभी आगे जब पढ़ोगे तो वहाँ पे कैपेसिटर और कैपेसिटेंस दो चीज़ें होती हैं। कैपेसिटर क्या होता है, जैसे फैन में लगा हुआ कंडेंसर होता है। कैपेसिटर मीन्स होता है, कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज स्टोर्ड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना। और कैपेसिटेंस क्या करता है, उसकी स्ट्रेंथ को शो करता है कि कितनी एनर्जी को स्टोर्ड कर सकता है। तो यहाँ से ध्यान देना, जब भी इसकी बात करते हैं तो यहाँ से C इज इक्वल क्यू बाई वी होता है इसका फार्मूला, C इज इक्वल क्यू बाई वी या Q इज इक्वल सी वी। अब Q मीन्स चार्ज हुआ, V एज अ वोल्ट हियर, ठीक है ना। अब Q चार्ज, चार्ज का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, AT, क्या होता है, AT। अब इसके टर्म में ठीक है AT, और V का कहाँ पे है, V का यहाँ से डायरेक्ट रख देते हैं, यम यल टू टी माइनस 3 और यहाँ से A इनवर्स। अब इसके टर्म में यहाँ से जब भी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यम ऊपर जाएगा M इनवर्स, यल ऊपर जा रहा है L पावर माइनस 2, T ऊपर गया यहाँ पे है T टू पावर 4 और A ऊपर गया, A ऊपर ऑलरेडी है A2, यहाँ से हो जाता है, ये होता है कैपेसिटेंस का फार्मूला, ठीक है ना। अब इसके आगे जैसे ही आते हैं तो उसके आगे आते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, व्हिच इज अलाउड टू फ्लो द चार्ज, ये रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ से जब भी बात करते हैं कंडक्टेंस की बात करते हो तो कंडक्टेंस का सेंस हो गया C इज इक्वल 1/R। तो इसका सेंस क्या हो गया, अब R का इन्वर्स कर दो, रेजिस्टेंस का ही पूरा इन्वर्स हो जाएगा यहाँ से। अभी क्या हो जाएगा, यम इन्वर्स आर यल टू पावर माइनस 2 और T टू पावर माइनस 3 और A टू पावर माइनस 2, यही पूरा इसका फार्मूला बन जाएगा, ठीक ना। अब इसके बाद एक छोटा सा और फार्मूला यहाँ पे है जो मुझे मेरे माइंड में अभी आ रहा है फिर से, वो डेंसिटी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसको भी बोलते हैं, डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं। अब डेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। अब वॉल्यूम का टर्म मास तो यम से ही डिनोट होगा, बट वॉल्यूम का टर्म मैंने सबसे पहले वॉल्यूम का ही निकाला तो यल क्यूब होता है। तो यहाँ से जो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यम यल टू पावर माइनस 3 ऐसे हो जाता है, ए रो का होता है। क्लियर ना? इस तरीके